हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं आज हम एराइल हैलाइड की। एराइल हैलाइड या कहें इसको हेलोएरीन। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें ये बता दिया था कि इफ़ हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग द कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेलोएरीन्स। क्लियर है कि बेंजीन रिंग पर जब डायरेक्टली हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन पर जब डायरेक्टली हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हेलोएरीन्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें, ये बेंजीन रिंग, इस पर डायरेक्टली प्रेजेंट है, यहाँ पर Cl, क्लोरीन प्रेजेंट है तो इसको बोला क्लोरो, और था बेंजीन तो क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से जब बेंजीन रिंग पर एक CH3 प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं टोलुइन, और यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरीन तो नाम क्या होगा इसका? क्लोरीन कौन सी पोजीशन पर है? 1 और 2, तो नाम हो गया 2-क्लोरोटोलुइन। इसी तरीके से इसी टोलुइन पर 2 प्रेजेंट हो क्लोरीन एटम तो होगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2,4 डाईक्लोरो। एक तो दूसरी पोजीशन पर, एक फोर्थ पोजीशन पर है, इसका इसको बोला 2,4 डाईक्लोरोटोलुइन। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग द कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेलोएरीन्स। क्लियर हो गया होगा आपको? क्या ध्यान रखना है? सीधा ही अटैच होगा बेंजीन के कार्बन से तो उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। अब बात करें इसके प्रिपरेशन की, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स की। तो पहला मेथड जो इसके अंदर है वो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम उसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। होगा क्या इसमें? देखिए, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ से एक Cl और एक H निकल गया। क्या निकल गया बाहर? HCl बाहर निकल गया। पीछे क्या बचा? बेंजीन पर एक Cl आकर अटैच हो गया तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हेलोजिनेशन के थ्रू हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन प्रिपेयर कर सकते हैं। किया क्या है हमने? बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाई है किससे? Cl2 से, और किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बना अपने पास? क्लोरोबेंजीन बना है। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो है फ्रॉम फिनॉल। अब फिनॉल से क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन कैसे ऑब्टेन करेंगे? देखें तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि बेंजीन रिंग पर जब एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। तो ये है हमारा फिनॉल। इस फिनॉल की रिएक्शन करवानी है PCl5 से, और PCl5 से जब भी रिएक्शन करवाते हैं, मैंने एक कंडीशन बताई थी, हमेशा POCl3 निकलता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है बाहर निकलता है। अब इस PCl3 को मैं इस मैनर में लिखता हूँ, PCl3 यहाँ पर Cl और एक Cl यहाँ पर। पहली कंडीशन में यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक H और एक Cl बाहर। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? POCl3 निकल गया, पीछे क्या बचा? बेंजीन रिंग और Cl, ये दोनों जाके अटैच हो गए और क्या बन गया हमारे पास? क्लोरोबेंजीन बन गया। साथ में निकल गया POCl3 और क्या निकला यहाँ पर? HCl बाहर। तो इस तरीके से फिनॉल के थ्रू PCl5 से रिएक्शन करवा के हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लियर, ध्यान रखना है, PCl5 में POCl3 निकलेगा और PCl3 के अंदर जो है H3PO3 निकलेगा, और ये बात ऑर्गेनिक के लास्ट तक चलेगी। 2 पॉइंट MTR है, रट लेना बेटा। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है सेंडमेयर रिएक्शन। ये इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है और कई बार सीधा ही पूछा गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। अगले वाला जो अमीन चैप्टर आएगा उस अमाइंस चैप्टर के अंदर भी वापस ये सेंडमेयर रिएक्शन आएगी। तो पहले आज इसको पढ़ लेते हैं ताकि उसमें अपने को दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट कौन है? रिएक्टेंट आपके सामने लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग बनी हुई है, बेंजीन पर N2 जुड़ा हुआ है और Cl जुड़ा हुआ है। इस N2 पर होगा पॉजिटिव चार्ज और इस Cl पर होगा नेगेटिव चार्ज। ये क्लियरली ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर N2 ग्रुप जब भी प्रेजेंट हो या N डबल बॉन्ड N हो, इसको बोलते हैं डाईएजो ग्रुप।
डाईएजो ग्रुप। तो अब इसका देखें नाम क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो हो गया बेंजीन। नेक्स्ट इसके अंदर N2 है, N2 को बोलते हैं डाईएजो, तो डाईएजो और प्लस लगा हुआ है तो क्या लगेगा, नियम, डाईएजोनियम। Cl है लेकिन Cl पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा तो आइड लगाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इस तरीके से बेंजीन होने के कारण लगा अपने पास बेंजीन, N2 है इस कारण लगा डाईएजो, प्लस चार्ज है इसके कारण इसके पर लगाया नियम, और फिर Cl माइनस है इस कारण इस पर लगाया Cl माइनस के कारण क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं इस रिएजेंट की। अब आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि ये हमारा Cu है। Cu दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक तो +2 वैलेंसी शो करता है, एक +1 वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर जब भी कम वैलेंसी रिप्रेजेंट की जाए तो उसके पीछे लगेगा अस, और जहाँ पर वैलेंसी ज़्यादा रिप्रेजेंट की जाए उसके साथ लगता है इक। तो यहाँ पे देखें Cu2Cl2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, +1 है, तो इसका नाम क्या होगा, अस लगेगा पीछे, तो इसका नाम जो होगा वो होगा क्यूप्रस, क्यूप्रस क्लोराइड। क्लियर हो गया आपको। तो दो रिएजेंट यूज करने हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और दूसरा है क्यूप्रस क्लोराइड, और इसमें मीडियम कौन है यहाँ पे, HCl। तो तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, मीडियम कौन है यहाँ पे, HCl। तो इस तरीके से ये जो अपन ने रिएजेंट की बात की है सैंडमेयर रिएक्शन के, पहला रिएजेंट बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, दूसरा रिएजेंट क्यूप्रस क्लोराइड। बात करें इसके अंदर रिएक्शन कैसे होती है उसके बारे में। अब यहाँ पर ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना है वो बनता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो जिस प्रोसेस के थ्रू बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना है उसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। अभी सिर्फ हमको इतना ही ध्यान रखना है सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। जब डाईएजोटाइजेशन आएगा अमाइंस में तो उस दौरान हम पढ़ेंगे डाईएजोटाइजेशन क्या होता है। तो हमको क्या करना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है किससे, क्यूप्रस क्लोराइड से। तो इस रिएक्शन में क्या होता है देखें, जैसे ही इसको HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो पहली फुर्सत के अंदर N2 जो है एक गैसियस मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। तो पीछे क्लियर है कौन बचा, Cl बचा। वो Cl इससे आके जुड़ गया बेंजीन रिंग से और बन गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्लियर है क्या हो रहा है, सिर्फ गर्म करने पर N2 गैस इवॉल्व हो रही है और N2 गैस इवॉल्व होने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है सैंडमेयर रिएक्शन। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल लें, यही बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने CuBr2 से। अब CuBr2 से रिएक्शन करवाई तो पहली कंडीशन में जैसे ही हीट करेंगे HCl की प्रेजेंस में N2 भाई साहब बाहर निकल गए। अब पीछे बचा Cl और इधर बचा हमारे पास जो है CuBr2। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो Cl है वो Cl या Br या हेलोजन एटम कहाँ से आ रहा है, उस रिएजेंट में से आ रहा है, न कि रिएक्टेंट में से आ रहा है। ये रिएक्टेंट है और ये हमारा जो है रिएजेंट है। तो रिएजेंट में से हेलोजन आके जुड़ेगा तो हेलोजन कौन सा जुड़ा यहाँ पे आके, Br। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हो गया। तो क्या कहना चाह रहा हूँ सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में, पहली बात रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और दूसरा जो अपने पास जो है इसके अंदर वो है ये क्यूप्रस क्लोराइड। वापस बताऊं इसके अंदर क्या कहना चाह रहा हूं, इसके अंदर कि रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और दूसरा जो है क्यूप्रस क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में होता है, HCl की प्रेजेंस में होता है। अब इसी रिएक्शन में आगे बात करें कि इफ कॉपर में यूज करूं, यानी उसमें यूज करा था Cu2Cl2, लेकिन कॉपर में यूज करूंगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो हमें आगे जाके पढ़ेंगे किसके अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विथ Ki, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवानी है। वही अपन ने क्या किया, इसके अंदर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई Ki से। होगा क्या, सबसे पहले N2 गैस निकल गया बाहर, और हमने बताया ही है कि हमेशा जो है हेलोजन आके जुड़ रहा है वो कहाँ से आके जुड़ेगा, जो आपने रिएजेंट यूज किया है। यहाँ पे Ki यूज किया तो I तो आकर अटैच हो गया
किससे, इस बेंजीन रिंग से, और K क्या निकल गया, Cl के साथ बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है बोल्ट्ज-सीमेन रिएक्शन। इस बोल्ट्ज-सीमेन रिएक्शन के अंदर जो हम रीएजेंट यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास HBF4 यानी हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। अब इसमें क्या करना है, रिएक्शन करवानी है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से, क्या निकल जाएगा, HCl बाहर। HCl बाहर निकलने के बाद क्या बचा, BF-4। तो यहाँ पे एज इट इज BF-4 को क्या करना है, हमें अटैच करना है, यानी कि ये पूरा का पूरा रिएजेंट साथ में जाके अटैच हो गया। नेक्स्ट देखें इसके अंदर, इसको गर्म करें तो गर्म करने पर क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन में N2 गैस बाहर, चलो निकल गई साहब। अब हमारे पास बना है यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है BF4- जो कि क्या है, अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है BF3 के अंदर। तो BF3 में कन्वर्ट हो गया, पीछे क्या बचा, एक फ्लोरीन, वो किससे आके जुड़ गया, बेंजीन से। क्या कहना चाह रहा हूँ, बोल्ट्ज-सीमेन रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट यूज होता है वो हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड का यूज करेंगे। पहली कंडीशन में बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके क्या निकालेगा, ये HCl बाहर निकालेगा। फिर वापस गर्म करते हैं तो N2 गैस निकलती है, और N2 गैस के साथ साथ क्या निकलता है, BF3 निकलता है, और लास्ट में बचता है हमारे पास जो है फ्लोरोबेंजीन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, तो इसमें सिंपल जल्दी से जल्दी करेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहली कंडीशन के अंदर हमको यहाँ से CO2 गैस बाहर निकालनी है, तो ये CO2 गैस बाहर निकाल दी हमने। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, Ag और Cl, तो एक Ag और Cl और एक Cl बचा, वो कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर। ये बन गया इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें हमारे पास वो है रशिंग प्रोसेस। अब रशिंग प्रोसेस के अंदर क्या करना है, एक बेंजीन लेना है, इस बेंजीन का H में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, साथ साथ रिएजेंट लेना है HCl और O2 जो लेंगे वो हाफ लेंगे। अब होगा क्या इसके अंदर, देखिए यहाँ पर आपको जो क्लियरली दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यानी क्या निकल गया, H2O बार। पीछे क्या बचा है, यहाँ पे एक Cl बचा और एक बेंजीन रिंग बची, यानी कि क्या होगा, ये Cl जो है बेंजीन रिंग पर जाके अटैच हो जाएगा और बना देगा हमारा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से रशिंग प्रोसेस होता है। रशिंग प्रोसेस के अंदर रिएजेंट बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम का यूज होगा। और इसके थ्रू जो क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, पीछे बचता है Cl और फिर बचता है इसके अंदर बेंजीन रिंग, दोनों को आपस में जोड़ दो तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन। और हेलोएरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी में से बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, यानी नहीं क्वेश्चन आता ही नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो अब इसके अंदर देखें, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं। कलरलेस भी हो सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर कंपाउंड के अंदर अलग अलग जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल स्टेट होती है। इस कारण से पर्टिकुलर किसी के बारे में इसने बात नहीं की है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे और किस में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। अब कारण क्या है, वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, यानी इनसॉल्युबल इज ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, हेलोएरिन्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये सारे के सारे क्या होते हैं, हैवी होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हेलोएरिन का, वो सबसे पहले यहाँ पे आयोडोएरिन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमोएरिन का, फिर क्लोरोएरिन का। कारण क्या है, एक ही कारण है, कई बार बता चुका हूँ इसका, कि आयोडीन की साइज बड़ी होती है। साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, इसके अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और एट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया इसके अंदर क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलोएरिन में आयोडोएरिन का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन का शेप बड़ा हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ा, सरफेस एरिया बढ़ा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ा, जो है इसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल के बीच में, और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है हेलोएरिन की 3 या 4 फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी, और ये बहुत ही लेस अटेम्प्ट में जो है आने की पॉसिबिलिटी इसकी होती है। नेक्स्ट बात जो करें हम इसके अंदर, उसके अंदर हमारा टॉपिक जो है
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरीन्स। इसमें भी सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। अब बात करें, हेलो एरीन्स केमिकली रिएक्टिव होते हैं, और केमिकली रिएक्टिव क्यों होते हैं उसका कारण क्या है, उसका रीज़न है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अब ये लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई कारण किस कारण से है, वो होती है रेजोनेंस के कारण। अब रेजोनेंस कैसे होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है वो देखते हैं हम इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये अपने बॉन्ड तोड़कर अगले वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। आगे बात करें इसके अंदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आने से डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगली कंडीशन में देखें इसके अंदर कि ये नेगेटिव चार्ज वह इसको देगा, और ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा। यानी क्या हो रहा है इसके अंदर, जो बॉन्ड है वो तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे देखें इसके अंदर, यहाँ पर आ गया चार्ज और बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पर चार्ज आ गया, यहाँ पर भी वही डबल बॉन्ड रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वापस दिया और ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो रेजोनेंस को आपको कंप्लीट पढ़ना है तो मेरा एक एक्स्ट्रा डोज के अंदर टॉपिक में जो है दे रखा है, उस पर जाएं और आपको वहाँ पर रेजोनेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी सिर्फ हम यहाँ पर जो है कि हेलो एरीन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि रेजोनेंस में जैसे ही गया ये मॉलिक्यूल, तो रेजोनेंस में जाने के बाद यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव चार्ज आया मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज। नेगेटिव का मतलब ही क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यानी रिंग के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये क्या होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं। वापस बताना चाहूँ इस चीज़ को तो मैं ये कहता हूँ कि हेलो एरीन्स आर केमिकली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग एज इट सोन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो देखें तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, और डीलोकलाइजेशन होने के कारण क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इस कारण से केमिकल रिएक्टिव होते हैं। और रेजोनेंस को आप कंप्लीट पढ़ना चाहें तो मेरा एक्स्ट्रा डोज नाम का एक टॉपिक है जिसमें रेजोनेंस का पूरा जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसमें जाके आप देखें। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा हो गई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो क्लोरीन के कारण ये ज़्यादा हुई है, तो इस क्लोरीन को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो क्लोरीन क्या होगा यहाँ पे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लोरीन एटम के कारण जब रेजोनेंस में गया तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण जो है इस क्लोरीन को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब अगली बात करें और इसके अंदर, तो नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल पर कौन आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्थो पैरा पर, यानी कि ये पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर अटैक कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसके पास होती है, इलेक्ट्रोफाइल के पास। यानी अटैकिंग स्पीसीज कौन होगी इसके अंदर, E+ या इलेक्ट्रोफाइल होगी। और इलेक्ट्रोफाइल हुआ साथ ही साथ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण हमेशा क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होगी। तो इसकी रिएक्शन कौन सी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो वापस बता देता हूँ इसको, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन तो यहाँ पर है जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज होती है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ कि जब भी मल्टीपल बॉन्ड होता है तो हमेशा क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज है, इस कारण से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यानी हेलो एरीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इनके एग्जाम्पल हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, करेंगे अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में। और पहला एग्जाम्पल जो ले रहे हैं हम इसके अंदर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहली जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन,
एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्काइनियम आयन, एडिशन ऑफ एल्काइनियम आयन, एल्काइनियम आयन। अब एल्काइनियम आयन मतलब क्या होता है, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव का एडिशन होगा। दूसरा जो इसका टाइप है वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इस ग्रुप का एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होती है। अभी तक जो मैंने बात की उसमें ये बताया कि फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, पहला है एल्काइलेशन, दूसरा है एसाइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का एडिशन होगा, और एसाइलेशन के अंदर क्या होगा, एसाइल ग्रुप का एडिशन होगा। अब बात करते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से होती है और किस वे में ये प्रोसीड होती है। इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों रिएक्शन कर रहे हैं इसके अंदर आपस में, और किसकी प्रेजेंस में, डिहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में, यानी ऐसा एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पे एक जनरल वे में कहना चाहें तो होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ से H और यहाँ से निकल गया Cl, यानी HCl बाहर। दूसरी कंडीशन में देखें इसके अंदर पीछे क्या बचा हमारे पास, CH3, तो ये CH3 इस बेंजीन रिंग पर जाके जुड़ गया और ये बन गया हमारे पास ये। अब हम कहते हैं इसके अंदर इसका नाम क्या होगा, तो बेंजीन रिंग पर जब भी CH3 प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं टोलुइन, और दोनों के दोनों ऑर्थो पर तो क्या बोला, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। अब यहाँ पे देखें ये टोलुइन, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 और 4 पर है तो 4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा, तो इसको बोला पैरा क्लोरोटोलुइन। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में देखें तो इसकी मैकेनिज्म जो है एक 3 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि ये रिएक्शन पूरी जो है 3 स्टेप के अंदर होती है। पहला स्टेप कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या एल्काइनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखना। तो हमने एल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाई AlCl3 से, और AlCl3 क्या है, लेविस एसिड है। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसका मतलब क्या करेगा, इसको ऐसा एटम चाहिए या ऐसा ग्रुप चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो इन दोनों में से यहाँ पर एल्काइल हैलाइड में देखा जाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है हमारे पास, Cl है, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लिए और बाहर निकला। बॉन्ड किस तरीके से टूटा, इसमें से CH3 और Cl में से Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकल गया। Cl पर कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये माइनस कहाँ से कहाँ पर जाके जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पर। तो किससे जुड़ा, AlCl3 से जुड़ा, और क्या बन गया, AlCl4 बन गया। पीछे क्या बचा हमारे पास, CH3+, इसको बोलते हैं एल्काइनियम आयन। वापस बताना चाहूँ मैं इस चीज़ को, तो पहली कंडीशन में ये कहूँगा इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे होता है, एल्काइल हैलाइड लिया, अब इस एल्काइल हैलाइड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर तोड़े तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस Cl पर तो आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इस CH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं, यहाँ पर Cl ने ले लिए। अब यहाँ पे AlCl3 है, AlCl3 एक लेविस एसिड है। लेविस एसिड का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला पोर्शन किससे जाके जुड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ गए तो क्या बना, AlCl4-। पीछे क्या बचा हमारे पास, CH3+। इस CH3+ को बोलते हैं एल्काइनियम आयन। अब ये अगला स्टेप देखें इसका, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। अब ये कैसे बनता है वो देखो, ये जो एल्काइनियम आयन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो है वो अटैक करेगी किस पर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पर अटैक करते ही इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए
तो इस वाले कार्बन पर, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल रहा है, कौन ले रहा है, वो ले रहा है Cl। तो Cl ने इलेक्ट्रॉन ले। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो स्टेप है हमारा स्टेप सेकंड, और सेकंड का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। एरिनियम यानी कि जो एरीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ईएम जब भी लगता है इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे आता है उसको देखें। ये पूरा क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी CH3+ जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज किस पर अटैक करती है, इस बेंजीन रिंग के कार्बन पर अटैक करती है। और जैसे ही बेंजीन रिंग के कार्बन पर इसने अटैक किया तो ये क्या करेगा, पहला काम इसका यही है कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, ये CH3+ ले रहा है। इसका मतलब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई। तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसको क्या बोला हमने, एरिनियम आयन बोलते हैं। ये रेजोनेंस में जाएगा और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वापस बता रहा हूँ एरिनियम आयन कैसे बनता है। यहाँ पर हमारे पास था क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन पर अटैक कौन कर रहा है, CH3+। CH3+ ने जैसे ही यहाँ पर अटैक किया तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, CH3 ने ले लिए। और CH3 ने ले लिए तो लेते ही इस वाले कार्बन पर जहाँ पर ये जाकर अटैच हुआ है इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी, और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसको इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या बना, हमारा एरिनियम आयन बना है। अब लास्ट स्टेप जो बचा है वो हमारा है डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये AlCl4 है, AlCl4 को इस तरीके से लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये Cl नेगेटिव है और ये H क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस कार्बन को दिए, और इस कार्बन को देकर कौन निकल गया, H निकल गया बाहर Cl के साथ, और क्या बन गया, HCl। फिर अपना बन गया वापस AlCl3, और इस तरीके से हमारे पास बना ऑर्थोक्लोरोटोलुईन। वापस बताना चाहूँ इसके अंदर हमारे पास जो रिएक्शन के अंदर रिएजेंट बना था वो था AlCl4-। अब ये AlCl4-, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखा जाए पॉजिटिव है तो सबसे पहले क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकल गया, किसके साथ, Cl के साथ, और क्या बन गया यहाँ पे, HCl बाहर निकल गया। पीछे बचा हमारे पास AlCl3, एज इट इज वापस लिख दिया हमने। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वापस इलेक्ट्रॉन आ गया, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड बन के क्या बन गया हमारे पास, क्लोरोटोलुईन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, यानी किसका एडिशन होगा, इस आयन का एडिशन होगा। और इस आयन को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। अब कैसे होता है, यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन करवाई HNO3 से, तो इससे बना ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर बना पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब ये कैसे बनते हैं वो देखें इसके अंदर। तो इस HNO3 को मैं इस मैनर में लिखता हूँ OHNO2। कोई प्रॉब्लम क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने एटम है उतने के उतने ही है, 1H, 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें से, ये OH, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये हो गया OH नेगेटिव। पीछे क्या बचा, NO2+, ये NO2+ बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ऑर्थो या पैरा पर जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस कारण से। तो इस तरीके से नाइट्रेशन होता है। नेक्स्ट देखें सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फोनियम आयन। अब सल्फोनियम आयन होता है अपने पास, ये इस आयन का एडिशन होगा। अब ये कैसे एडिशन होता है वो देखें। तो इसकी रिएक्शन जो करवाते हैं हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन H2SO4 से करवाइए। तो H2SO4 को मैं इस मैनर में लिखूँ OHSO3H, इस तरीके से ये टूटेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो OH बन गया माइनस और SO3 क्या बन गया प्लस, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एरिनियम आयन बनाएगा पहले, और फिर क्या होगा, प्रोटॉन का रिमूवल होगा और ये प्रोडक्ट अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन भी किसकी प्रेजेंस में होता है? डिहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में। क्या होगा इसके अंदर? यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक Br, क्या निकाल देंगे? HBr बाहर, पीछे बचा रिमेन एक H, वो यहाँ पे आके जुड़ गया और ये बन गया हमारे पास पैरा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल के अंदर तीनों रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पर हेलो एरिन के टर्म में बात कर रहे हैं तो दो रिएक्शन है, एक तो फिटिंग और दूसरी है वुड्स फिटिंग। फिटिंग का मतलब क्या होता था कि 2 मोल ऑफ क्या लेना है अपने को? एराइल हैलाइड, और सोडियम एटम लेना है तो क्या निकलेगा इसके अंदर? 2NaCl बार, ये दोनों जाके जुड़ जाएंगे, बनेगा बाईफिनाइल, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये थोड़ा ही बता रहा हूँ मैं क्योंकि इसको पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब वुड्स फिटिंग में क्या करना है? 1 मोल ऑफ हेलो एरिन एंड 1 मोल ऑफ हेलो एल्केन, वही कंडीशन आएगी 2NaCl बार, बाकी जो दो पोर्शन बचे वो आपस में जाके अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का फॉर्मेशन करना है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का फॉर्मेशन करना है। अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा? पहले कर चुके हैं इसको। क्या कहा था? मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, पूरा का पूरा मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ArMgCl बन जाएगा, यानी बेंजिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और ये रिएक्शन टेट्रा हाइड्रोफ्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने नहीं पढ़ी थी वो है उल्मान रिएक्शन। अब उल्मान रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन लेना है, किसकी प्रेजेंस में? कॉपर मेटल की प्रेजेंस में। और होगा क्या? 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन लिया हमने यहाँ पर, तो 2 मोल ऑफ आयोडोबेंजीन लेने पर क्या कंडीशन आएगी? कॉपर की प्रेजेंस में यहाँ पर दोनों आयोडीन बाहर निकल जाएंगे और जो फिनाइल है ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? बाईफिनाइल, और साथ में निकलेगा I2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, यानी कि आयोडोबेंजीन को जब कॉपर की प्रेजेंस में कंडेंस किया जाता है या गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर क्या होगा? एक आयोडीन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और दोनों जो एरीन रिंग है वो आपस में जुड़ जाएगी और बनेगा इसके अंदर बाईफिनाइल। नेक्स्ट बात करें इसकी रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? निकल और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में इन द बेसिक मीडियम, यानी NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? एक H एक Cl के साथ निकल गया, यानी HCl बार, पीछे बचा हमारे पास जो है एक H, वो इस बेंजीन रिंग पर आकर जुड़ जाएगा और बन गया हमारे पास बेंजीन। अब इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन भी कहें तो बनता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि वाई हेलो एरीन्स आर नॉट अंडरगोज टू NHR, हेलो एरीन्स NHR रिएक्शन क्यों नहीं देता है, कई बार पूछा गया। तो यहाँ पर भी मैंने यही बात कर रहा हूँ, इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका सबसे पहला या फर्स्ट रीज़न जो है वो है रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण होता क्या है कि जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने के कारण जो CCl है, ये अपना कार्बन वाला C था और ये Cl था, इन पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड कैसे आता है आओ देखते हैं। देखें इसके अंदर डबल बॉन्ड कैसे आता है। तो क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दिए तो ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पर माइनस आया। अब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड टूटा था उसका, इन दोनों ने मिलकर बना दिया डबल बॉन्ड, यानी कहने का मतलब Cl डबल बॉन्ड C हो गया। तो क्लियर है ना, डबल बॉन्ड आ गया। और डबल बॉन्ड आने के कारण क्या होगा? ये बॉन्ड इन कंपेरेटिवली हेलो एल्केन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड लेंथ कम होने से क्या होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? उसको तोड़ना ईजी नहीं होगा।
यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कुल मिला के यही क्या। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इजीली ब्रेकेबल नहीं होगा, और इजीली ब्रेकेबल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं तब तक रिएक्शन हो नहीं सकती। जब तक टूटेगा नहीं तब तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, जब तक चार्ज नहीं आएगा तब तक रिएक्टिविटी नहीं होगी। तो पहला रीज़न तो ये बनता है कि जब ये रेजोनेंस में जाता है तो CCl के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने के कारण जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और लेस रिएक्टिव हो जाता है इन कंपेयर टू हेलो एल्केन। समझ में आ गया होगा रेजोनेंस इफेक्ट, पहला पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कैसे, एक मैंने जनरल हेलो एल्केन लिया CH3Cl, यही मैंने क्या लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला लिया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल कार्बन एटम है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने से s के कितने कैरेक्टर हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर s के कितने कैरेक्टर हो गए, ये देखें। तो यहाँ पर जो है इसके s कैरेक्टर जो है वो 33.33% s कैरेक्टर है, और इसके ओनली फॉर 25 s कैरेक्टर है। तो कह सकते हैं लेस s कैरेक्टर इन कंपेयर टू हेलो एरीन्स। अब s कैरेक्टर कम होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी अट्रैक्शन कम होगा, बॉन्ड इजीली टूटा। और बॉन्ड इजीली टूटा मतलब इजीली चार्ज अटेन किया, और इजीली चार्ज अटेन किया मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई। क्लियर है। यहाँ पर देखें इसके अंदर, यहाँ पर sp2 है 33.33% जो s कैरेक्टर है, तो ज़्यादा s कैरेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मतलब एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब CX बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, और जब तक टूटेगा नहीं जब तक अपना काम नहीं बनेगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा। ये क्लियर हो गया आपको, इसके अंदर ये लेस रिएक्टिव होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ये हमारा फिनाइल कैटायन को बनाना चाहें तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्लोरोबेंजीन लिया। इसका क्या करते हैं कि सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए, यानी खुद ही टूट जाए। तो क्या बनेगा इससे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बना है ये खुद क्या है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने के कारण जो है NSR रिएक्शन नहीं देता है। नेक्स्ट बात के बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हमने इसके अंदर पढ़ा था रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में हमने क्या बताया था कि इसके अंदर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ये लो ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है मतलब क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो गया, यानी NU- हो गया। अब मुझे इस पर NU- का ही अटैक करवाना है, पागल तो नहीं हो गए। NU- पर ही NU- का क्या अटैक हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। यानी दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हेलो एरीन्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। तो ये 4 रीजन थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। पहला जो था हमारे पास रेजोनेटिंग इफेक्ट, दूसरा हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर, तीसरा पढ़ा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, नेक्स्ट पढ़ा इसके अंदर रिपल्सन के बेस पर। तो ये 4 रीजन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको तो 100% आपको अच्छे से समझना और लर्न करना ही होगा। क्लियर है। आज की क्लास मेरी यहीं पर होती है समाप्त। धन्यवाद।